व्यूवर्स, आज की मज़ेदार कहानी गाल पे उसके तिल का निशान है। अस्सलाम वालेकुम बाजी। मम्मी ने आवाज़ बुलंद से सलाम किया और सहन में चटाई बिछा कर बैठने लगा। अरे मोमिन पुत्र, ये चटाई बिछाने की ज़रूरत नहीं, आज छुट्टी है सबको। छन्नो, तो तूने बताया नहीं मोमिन को स्कूल में ही आज छुट्टी है। अम्मा, मुझे याद नहीं रहा। शरीन ने नहा कर अभी निकली ही थी और अब बालों को तौलिए से खुश्क कर कर निकल रही थी। मम्मी, ये फरहाद पुत्र कोई काम लगा या नहीं? फरा बेगम न जाने क्यों पूछने लगी। नहीं खाला, अम्मा अब्बा तो बहुत कहते हैं इनको कि कोई काम ढूंढो, मगर बकौल अब्बा के वो तो सारा दिन चारपाई ही तोड़ते रहते हैं। अच्छा। फरा बेगम ने अच्छा कहते हुए सर हिला दिया। चलो, नहा लिया ना तूने? चल अब जा किचन में सोनी के साथ मदद करवा, मेहमान आने ही वाले हैं। मैं भी ज़रा बाहर से बोतलें पकड़ लाऊं। सितंबर चढ़ गया मगर गर्मी का जोर ही है कि टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इधर से ठंडी बोतलें लाओ और बस फिर ला कर रखने की देर होती थी कि साथ ही गर्म हो जाती थी। सोनी, तुझे कहा था कि फ्रीज़र में बर्फ़ जमाने के लिए पानी रख दे, मेहमानों को गर्म पानी पिलाने की। क्या अम्मा, रख दिया है क्योंकि इतनी फ़िक्र कर रही हैं आप। सोनी ने किचन से ही जवाब दिया। मोमिन पुत्र, आज ज़रा कुछ ख़ास मेहमान आ रहे हैं, इसलिए भी बहुत ज़्यादा है काम। आज तो छुट्टी कर और जा अपने दोस्तों के साथ जाकर खेल। अरे खाला, आप कहाँ जा रही हैं? मैं ला देता हूँ ना आपको बोतलें। मोमिन ने रोकना चाहा। हाय मेरा सोहना बच्चा, चल ये ले पैसे और जाकर जल्दी से ले आ। फरा बेगम ने उसे सर पर प्यार देते हुए पैसे पकड़ाए। मोमिन बैग घर पर रखकर सड़क पार के चाचा सगीर की दुकान पर चल गया। शरीन किचन में शेल्फ के साथ टेक लगाए फरहाद के बारे में सोच रही थी। मोमिन कह रहा था कि उसने अभी तक कोई काम नहीं ढूंढना शुरू किया। इसका मतलब है कि उसके लिए मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं। हो ना हो इतना ही दीवाना है अगर गाल के तिल की वजह से, तो मेरा कोई नौकरी आकर ढूंढता क्यों नहीं? आखिर कभी इस पर किसी की बातों का असर होगा। एक तो पहले ही हम मामू के पैसों पर गुजारा करते हैं, अब तो नौकरी लग गई हूँ तो मैं घर का ये हाल बेहतर हुआ है। मगर कोई मुझे सारी ज़िंदगी तो नहीं कमाने देगा ना। वो तो शुक्र है कि ये घर हमारा ज़ाती है, वरना तो किराए के घरों में कहाँ कहाँ खज्जल होना पड़ता। और बकौल अम्मा के उनके साथ उनकी बेटियों ने भी बहुत मुश्किल हालात देखे हैं और वो अपनी बेटियों को किसी सुखी घर में ब्याहेंगी ताकि वो सारी पुरानी तकलीफ़ें भूल जाएं। अब इस सूरत में कि जब फरहाद कोई काम भी नहीं करता और हर वक्त दोस्तों के साथ बाहर या कबूतरों के साथ छत पर नज़र आता है, तो अम्मा क्यों कर मेरी उससे शादी पर राज़ी होंगी। उफ, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। जो वो आज के आज ही काम ढूंढने ने निकल जाए। शरीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शरीन के अब्बा उनके बचपन में ही फैक्ट्री की आग लगने की वजह से फोत हो गए थे। कुछ वैसे नहीं, वो एक टांग से मजदूर थे, इसलिए उनसे जल्द अज जल्द अपना बचाव ना हो सका। इस वक्त सबको अपनी पड़ी थी। अपनी जान बचाकर तो सब निकल आए, मगर उनको बचाने का किसी को ख्याल ना आया। फरा बेगम ने उनकी इस तकलीफ़दा मौत को भी याद करती रो पड़ती। इनकी यादें उनको रुला देती। इनके इस मुश्किल वक्त में उनके भाई ने उनका साथ दिया और अब तक देते आ रहे हैं। आखिर अकलौती बहन थी उनकी। उन्होंने बहुत ज़ोर लगाया कि वो बच्चियों को लेकर उनके घर आ जाएं, मगर वो अपने मरहूम शोहर की इस जन्नत को छोड़ने को तैयार नहीं रही थी। शुरू में तो बच्चियां स्कूल भी पढ़ती थीं, इसलिए अखराजात भी ज़्यादा थे, इसलिए वो सिलाई भी किया करती थी। लोगों के कपड़े सीने से जो पैसे मिलते वो इन दोनों की फ़ीस में ही चले जाते और जो पैसे उनका भाई भेजता उससे मुश्किल घर का खर्चा पूरा होता था। मगर अब दोनों पढ़ चुकी थी। शरीन तो अब जॉब भी करती थी। जिस स्कूल से उसने मैट्रिक किया था वहीं से उसको जॉब की ऑफ़र हुई और वो उसे अपने लिए गोल्डन चांस समझकर कबूल कर गई। उसने बीए किया था, इस लिहाज से तनख्वाह भी माकूल थी। इस तरह वो स्कूल और मोहल्ले के बच्चों को भी पढ़ाने लग गई।
तो उसने फराह बेगम की सलाई बंद करवा दी। उसकी तनख्वाह से आराम से गुजारा हो रहा था। सोनी का जहेज़ भी उसके साथ साथ बन रहा था। सोनी के जहेज़ की ज़्यादातर चीज़ें उसी की कमाई से बन रही थी। फराह बेगम अपनी दोनों बच्चियों की सलाहतों और फर्माबरदारी से बहुत खुश थीं और बस हर वक्त उनके अच्छे नसीब के लिए दुआ मांगती रहती थी। काशी का एक्सीडेंट हुआ था। उसकी बाइक रिक्शे से जा टकराई थी। ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। बाइक के आगे वाली लाइट टूट गई थी। उसके घुटने और बाजू पर चोट आई थी। गुलाबो को मालूम हुआ तो अपने कपड़ों का संदूक, बोरिया, बिस्तरा और तकरीबन सब कुछ उठाए यहाँ आन टपकी। काशी उसे यहाँ देखकर अच्छा खासा मूड बिगड़ गया। यानी अब कितने दिनों तक उसे यहाँ बर्दाश्त करना पड़ेगा। गुलाबो ने ए जी ओ जी सुनिए जी करते हुए पहले तो उसका बहुत सिर खाया, मगर फिर दिन रात जाकर उसकी ऐसी खिदमत की जिसकी वो काबिल तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो उसका शुक्रगुजार ज़रूर होगा। वो उसके लिए कभी सेबले चली आती, कभी जूस तो कभी यखनी, ताकि उसे ताकत मिले, फिर ज़बरदस्ती उसे खिलाती। काशी ख्वामोखा ही शर्मिंदा हुए जाता था और सोचता कि अगर मैं गुलाबो के अलावा किसी और से शादी कर लूँ तो वो दिलो जान से मेरी खिदमत करेगी क्या? मेरी फर्माबरदार और प्यार करने वालों की साबित होगी क्या? उसने बहुत दफ़ा ये सोचा, मगर दिलो दिमाग दोनों की तरफ से जवाब हमेशा नफ़ी में ही मिलता। यानी पहले भी गुलाबो थी और आगे भी बस गुलाबो ही गुलाबो होगी। पहले जब वो आई थी तो उसका दिल चाह रहा था कि ज़ख्मी घुटने और बाजू के साथ ही वो वापस छोड़ने चला जाए, मगर अब जबकि वो जा रही थी तो उसका दिल कह रहा था कि उसे रोक ले, मगर नहीं, कुछ कहने से उसकी शान में फ़र्क आ जाना था ना। इसलिए मुंह से तो कुछ ना बोला, मगर सर दर्द, पेट दर्द और बुखार का बहाना करके ऐसा नाटक किया कि गुलाबो को अपना पैक किया सामान दोबारा खोलना ही पड़ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड वेट फॉर next episode. Please share this episode because sharing is caring. Thanks for watching. Allah.